वेलकम ऑल। आज हम आपके यूनिट 2 का पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़, उसमें हमने देखा डिबेट्स क्या है, स्कूल मैगजीन्स क्या है और लाइब्रेरी क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़। उसमें हम पहले देखेंगे ये जो नॉन लिटरेरी एक्टिविटी है ये फर्दर डिवाइड किया गया है सोशल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ और एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली को, एनएसएस को, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी, स्काउटिंग। और एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे ड्रामा, एजुकेशनल टूर्स एंड फोक एक्टिविटीज़। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम पहले देखेंगे नॉन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें हम देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल एंड प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स। दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, competent spirit and physical fitness. Sound mind is ensured in a sound body. Games and sports ensure the redirection of surplus energy of people to fruitful channels. देखिए बेटा, हम बोल सकते हैं कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये हमारे करिकुलम में एक अहम रोल अदा करते हैं। जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये हमारे स्कूल में कंडक्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बच्चे हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाए और उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो जाए। तो जो बच्चे हैं जब उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए अच्छे से, जब उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी, क्या खाली बच्चे को पढ़ना नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन साथ साथ में बच्चों को गेम्स भी खेलनी चाहिए। जिससे क्या होगा, हम अक्सर देखते हैं जो साउंड माइंड होता है, एक अच्छा दिमाग होता है, वो एक अच्छी बॉडी में ही हो सकता है। तो जब आप खाली पढ़ोगे आपको खाली किताबों का कीड़ा बनने को कहा जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो जाए। तो जब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो जाएगी। तो इन्हीं गेम्स की वजह से आपकी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाती है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बाद में आपकी बहुत अच्छी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एम्स और इसकी इम्पोर्टेंस। देखिए, इट हेल्प्स टू डेवलप कैरेक्टर, डिसिप्लिन एटसेट्रा। ये क्या करता है, ये हमारा कैरेक्टर डेवलप करता है हमारा, हम अच्छे से डिसिप्लिनड हो जाते हैं। क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, ये एक बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, वो वैल्यूज़ डालते हैं जिससे उसके अंदर डिसिप्लिन का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाता है। बच्चे में ऑनेस्टी आ जाती है, सिंसियरिटी आ जाती है, फेलो फीलिंग आ जाती है। ये सारा कुछ बच्चा कहाँ पे सीखता है, जब वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टू प्रोवाइड ए सूटेबल इन्वायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप ए करियर इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए, जब एक बच्चा पहले से गेम्स वगैरह देखता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है, तो आगे जाकर फिर वो इसी फील्ड में अपना करियर बना सकता है। देखिए बेटा, आपने आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले देखा होगा कि यहाँ पे उतना ज़्यादा गेम्स की तरफ लोगों का उतना रुझान नहीं था। लेकिन अब कुछ सालों में हमने यहाँ पे जो यूथ है, यहाँ पे जो बच्चे हैं, वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने लगे। आप अगर यहाँ पे मिसाल देखोगे परवेज़ रसूल की, ये यहाँ पे जो JNK का एक क्रिकेटर है, ये इंटरनेशनल गेम्स में अब पार्टिसिपेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ की जो यूथ है अब वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में अब अपना अच्छा खासा करियर बना रहे हैं। इसके बाद है मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसी वजह से हमारा माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसी वजह से हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। इसके बाद है एक्सपेंड्स द लंग्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इन्हीं गेम्स की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स में, तो हमारी जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा फिट रहते हैं।
इसके बाद है प्रोवाइड्स फ्रेशनेस टू द माइंड। देखिए, अगर हम दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे, हमारा माइंड जो है ये डल जैसे हो जाएगा, हमारे माइंड में कुछ घुसेगा ही नहीं एक टाइम पे, क्योंकि हमने दिन भर पढ़ाई की होगी। लेकिन अगर हम शाम को क्या करेंगे, हम 4 बजे 5 बजे उठेंगे, हम कोई गेम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैट्समैन या कुछ दौड़ वोड़ लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड को फ्रेशनेस मिलेगी। तो इन्हीं गेम्स की वजह से हमारे माइंड को अच्छे से फ्रेशनेस भी मिलती है। इसके बाद है इट टीचेस अस द स्पिरिट ऑफ सपोर्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, पिछले 2-4 दिन में यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। देखिए, कितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन जब मैच की बात आती है तो वहाँ पे जो ये प्लेयर्स होते हैं ये क्या दिखाते हैं, सपोर्ट्समैनशिप, ये टीम स्पिरिट दिखाते हैं। ये अगर लीडर होता है, ये हर एक टीम के जो ये प्लेयर्स होते हैं ये इनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सपोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। यहाँ पे अगर पॉलिटिकली हमारे बीच में कितने भी मसले हों, लेकिन इन गेम्स और सपोर्ट्स की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे ये फील्ड में अपनी सपोर्ट्समैनशिप अच्छे से दिखाते हैं। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्पस। तो नेशनल कैडेट कॉर्पस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 फोर्सेस, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स इन इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, established on 16th of April 1948. Provides training to the youth of the nation studying in various educational institutions. Provides training for equipment, arms, mountaineering, trekking, rock climbing, parallel training, gliding, sailing, etc. Motto of NCC is unity and discipline. देखिए, एनसीसी क्या है, जो अपने देश के यूथ जो हैं, जवान हैं, उनको ये एम्पावर करने की डायरेक्शन में काम करते हैं। ये 16 अप्रैल 1948 को बनाया गया और इसका हेड क्वार्टर रखा गया न्यू दिल्ली में। ये हमारे तो इसका मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी मीन्स एकता एंड डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, यानी एकता अनुशासन। ये हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए खोली गई है फ्रॉम 13 to 26 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 13 और 26 साल की एज में हो, ये उन बच्चों के लिए ये एनएसएस जो है ये इनके लिए रखा गया है। तो ऐसे बच्चे जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये बेटा आप याद रखिएगा, तो जो बच्चे डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए ये एनएसएस बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होती है। तो एनसीसी क्या करती है, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से एसोसिएट है, यानी कि ये कोर्स जो है ये देश की यूथ को क्या करता है, उनको सही डायरेक्शन में ऐसी बहुत सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी मीन जिनसे उनको फ़ायदा मिले, ये बच्चों को वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए उनको इनकरेज करता है, जिससे उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगेगी। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या होता है, बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलता है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। तो आप ये याद रखें, इसका मकसद ये भी है कि हमारे इंडिया का यूथ जो है वो एक अच्छा यूथ बने, वो डिसिप्लिनड लाइफ जिए और एक पैट्रियाटिक सिटीज़न बने, यानी अपने वतन के प्रति उनको उनमें प्यार होना चाहिए। देखिए, जब आप आर्मी वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि वतन से मोहब्बत, अपने फ्लैग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत और रक्षा, देश को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने देश को खतरे से बचाना है। ऐसे वैल्यूज़ बच्चे के अंदर डाले जाते हैं ताकि वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म जो हथियार होते हैं, माउंटेनियरिंग, आप कैसे पहाड़ों पे चलते, ट्रैकिंग कैसे करते हो, आप रॉक क्लाइंबिंग कैसे करते हो, ये वाली चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है
ٹو ڈیولپ کیریکٹر ڈسپلن the آئیڈیا آف سروس اینڈ کیپیسٹی فار لیڈرشپ. تو سب سے پہلے اس کا مین ایم یہ ہے کہ بچے کا کیریکٹر ڈیولپ کیا جائے، اچھا کیا جائے، اس کو ڈسپلن سکھایا جائے، بچے کو سکھایا جائے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ٹو ڈیولپ اسپرٹ آف ایڈونچر سیکولر آؤٹ لک سیلف لیس سروس ایموگیسٹ دا یوتھ آف دی کنٹری. جو یوتھ ہے اس کو اسپرٹ آف ایڈونچر کا کانسیپٹ ڈالنا، یعنی کہ وہ اپنے کمفورٹ زون سے باہر نکلے. بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کمفورٹ زون میں ہوتے ہیں. بہت سارے بچے کوئی مشکل کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے آرام میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ان میں اسپرٹ آف ایڈونچر کا کانسیپٹ ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے کمفورٹ زون سے باہر آ جائے اور نئی نئی ایکسپیرئنس کو ایکسپلور کرے، جیسے کہ ٹریکنگ ہو، راک کلائمبنگ ہو، ایئر بیس ایکٹیویٹیز ہو یا ماؤنٹینئرنگ ہو. ان میں کیا آتا ہے، پھر ان میں بہت ساری ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے سیکولر آؤٹ لک. سیکولر آؤٹ لک میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں سیکولر آؤٹ لک آ جاتا ہے، جیسے کہ سینس آف یونٹی، ریسپیکٹ آ جاتی ہے ہر ایک ریلیجن، ہر ایک انسان کے لیے. دیکھیے آپ کو پتہ ہوگی جب جو انڈیا ہے اس میں بہت سارے ریلیجن، اس میں بہت سارے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ریلیجن کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. تو اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، اس کا یہ ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ بچوں میں یہ والی چیز آ جائے، یہ والی سینس آ جائے کہ وہ ہر کسی ریلیجن کی اچھے سے خدمت کر سکے، وہ ہر ایک ریلیجن کی عزت کر سکے. اس کے بعد ہے ٹو موٹیویٹ یوتھ ٹو پرووائڈ لیڈرشپ ان آل ورکس آف لائف اینڈ بی آلویز اویلیبل فار دا سروس آف نیشن. NCC کیا کرتی ہے، یہ ینگ پیپل کو انکریج کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ وہ لیڈر بنے اور ایک ریسپانسبل انسان بنے. انکلوڈنگ کیا کرتی ہے، یہ اکیڈمکس ہو، چاہے اسپورٹس ہو یا چاہے کمیونٹی سروس ہو، اور ان میں وطن کے پرتی محبت، یعنی کہ سروس آف دا نیشن، وطن کے لیے ان میں محبت کا جذبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے وطن کی ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد ہے ٹو پرووائڈ اے سیوٹیبل انوائرمنٹ ٹو موٹیویٹ دا یوتھ ٹو ٹیک اپ کریئر ان دا آرمڈ فورسز. یعنی کہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا تاکہ وہ کریئر پرسیو کریں آرمی میں، نیوی میں یا ایئر فورس میں، رائٹ. ان کو سیوٹیبل انوائرمنٹ دینا، یعنی پراپر ٹریننگ دینا، گائیڈنس دینا. مطلب اس کا گول یہی ہے کہ یوتھ کو انسپائر کرنا، پریپیئر کرنا، وہ آرمڈ فورسز میں اپنا کریئر بنائیں کہ فخر کے ساتھ ان کو فخر محسوس ہو کہ میں نے اپنا کریئر آرمڈ فورسز میں بنایا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا تھرڈ ون، اسکاؤٹنگ. اٹس اے ملٹی پرپز ایکٹیویٹی meant for people from 11 to 18 years of age. The scouts perform certain miscellaneous duties. They undertake social service programs, example cleanliness of the environment, preparing paths, serving at social or religious functions. They also organize campfires, picnics and outings. They work together and live together. Every scout obeys certain code of conduct. He or she has to do at least one good job daily. Scouts also learn certain skills like the use of ropes and یہ یہاں پہ ropes and ہے sticks, pitching tents, first aid etc. دیکھیے یہ جو اسکاؤٹنگ ہے یہ ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، مختلف قسم کی چیزیں آفر کرتی ہیں یوتھ کو، جوان کو جو 11 سے 18 سال کی عمر کے ہیں، جیسے کہ ایڈونچر میں، کیمپنگ میں، ہائکنگ میں یا راک کلائمبنگ میں. فرسٹ ایڈ سیکھتے ہیں یہاں پہ، آؤٹ ڈور کچھ اسکل سیکھتے ہیں جس سے ان میں پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ لیڈرشپ کوالٹیز آ جاتی ہے، اسپرٹ آف ٹیم ورک آ جاتا ہے، ان میں کانفیڈنس ان کا بڑھ جاتا ہے. یہ اسکاؤٹس جو ہیں یہ
بہت ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیزاسٹر ریلیف اگر ہو جائے، ڈیزاسٹر اگر کہیں پہ ہو تو یہ وہاں پہ ریلیف کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کوئی ایونٹ میں مینجمنٹ ہو یا چاہے انوائرمنٹ کنزرویشن ہو، یہ ہر کسی چیز میں حصہ لیتے ہیں. مینس ان کا گول یہی ہوتا ہے ٹو ہیلپ ینگ پیپل، ٹو ہیلپ دی پیپل لائک اسکلز جو ان میں ڈالتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں اور کیریکٹر ہوتے ہیں ان میں، اور پھر یہ ان کو فن کے ساتھ کرتے ہیں. وہاں پہ جب یہ اسکاؤٹس ہوتے ہیں یہ وہاں پہ فرینڈس بھی بناتے ہیں اپنی ٹیم میں. اس کے بعد ہے ایمز، ایڈوانٹیج اینڈ امپورٹینس آف اسکاؤٹ. ایمز، ایڈوانٹیج، امپورٹینس آف اسکاؤٹنگ. ڈیولپمنٹ آف فزیک. دیکھیے ڈیولپمنٹ آف فزیک میں ہم دیکھیں گے آرگنائزڈ فزیکل ایکٹیویٹیز ان اسکاؤٹنگ اینڈ گرل گائیڈنگ آر ہیلپ فل ان پروموٹنگ فزیکل ہیلتھ آف دا اسٹوڈنٹ. یعنی کہ الگ الگ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف مینٹل ہیلتھ. تو ڈیولپمنٹ ان کی جب فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو اوبویسلی ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ والی ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں یہ انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ خوشی سے کرتے ہیں، جو ان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ والی ایکٹیویٹیز کرنے سے، تو اس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اسپرٹ آف ایڈونچر. تو اسپرٹ آف ایڈونچر میں ہم دیکھیں گے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بائی نیچر کیا ہوتے ہیں، ریسٹ لیس، یعنی کہ یہ کیوریس ہوتے ہیں، بہت ہی بےتاب ہوتے ہیں یہ نئی نئی چیزیں جاننے کے لیے. ان کو یہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنے میں مزہ آتا ہے. تو ان والی ایکٹیویٹیز سے کیا ہوتا ہے، بچوں جو یہ والی ایکٹیویٹیز ہیں بچے وہ کرتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر، تو اس سے ان میں اسپرٹ آف ایڈونچر بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹریننگ ان سٹیزن شپ. تو جب یہ کیمپ لائف جیتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں یہ اس کو کوآپریشن کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان میں فیلنگ آف بردرہڈ آ جاتی ہے، بھائی چارہ آ جاتا ہے، فیلوشپ، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ان کو ایک اچھے اسٹوڈنٹ بناتے ہیں، ایک اچھے شہری بناتے ہیں. اس کے بعد ہے پریکٹیکل ایفیشنسی. پریکٹیکل ایفیشنسی میں کیا ہے کہ ایکٹیویٹیز لائک ہیلتھ ٹریننگ، ہوم نرسنگ، فرسٹ ایڈ، ریسکیو اینڈ ایمرجنسی، سوئمنگ، رائڈنگ ہیلپ الاٹ ان دس ڈائریکشن. جب یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اس میں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا یہ ہیلتھ ٹریننگ کرتے ہیں، یہ ہوم نرسنگ کرتے ہیں، فرسٹ ایڈ دیتے ہیں یا ریسکیو یا باقی یہ کچھ چیزیں کرتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے یہ اس طرح سے بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو جاتے ہیں، ان میں پریکٹیکل ایفیشنسی آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف ادر پرسنالٹی ٹریٹس. ان میں کچھ اور خوبیاں آ جاتی ہے، جیسے کہ اوبیڈینس، یہ اوبیڈینٹ بنتے ہیں، ان میں پیشنس آ جاتی ہے، ان میں لائلٹی آ جاتی ہے، کلینلینس آ جاتی ہے، یہ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں اور وطن کے پرتی ان میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیے بیٹا ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں گیمز اینڈ سپورٹس کو، ہم نے این ایس ایس یہاں پہ ڈیفائن کیا، ہم نے اسکاؤٹنگ یہاں پہ اچھے سے پڑھا اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی ہم نے اچھے سے ڈسکس کی. اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں، اس میں مارننگ اسمبلی آتا ہے، این ایس ایس آتا ہے. تو یہاں پہ ہم پہلے مارننگ اسمبلی کو اچھے سے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم ایستھیٹک اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کریں گے. مارننگ اسمبلی ہم دیکھیں گے یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز میں پہلا آ جاتا ہے مارننگ اسمبلی. تو یہ مارننگ اسمبلی جو ہے اٹس دی فرسٹ ایکٹیویٹی آف دا اسکول ٹو اسٹارٹ ود in which all the students and the staff members assemble to at one place where prayers are held, instructions are issued, announcements are made, brief ethical speeches are delivered. آپ دیکھتے ہو کہ جب اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے
आपने देखा होगा। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी मॉर्निंग असेंबली। इसी मॉर्निंग असेंबली में तमाम बच्चे और टीचर्स एक साथ जमा होते हैं, असेंबल होते हैं, वो एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर प्रेयर्स वगैरह हेल्ड होती हैं। आपने देखा ही होगा स्कूल में। और जो भी स्कूल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के द्वारा दी जाएंगी या टीचर्स के द्वारा हों, तो वो अनाउंसमेंट दी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या स्पीचेस वगैरह दी जाती है इसमें। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कराई जाती है रिगार्डिंग अगर कोई इवेंट हो, कोई अपडेट हो, या अगर कोई न्यूज़ हो या कोई कुछ और हो, तो ये यहाँ पे इशू की जाती है। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ और मॉरल्स सिखाए जाते हैं या आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग यहाँ पे होती है। इन जैसे टॉपिक्स पे यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली में बात होती है। यानी कि मॉर्निंग असेंबली मदद करती है बच्चों को टू सेट ए पॉजिटिव टून फॉर द डे। इससे बच्चों में डिसिप्लिन आ जाता है और उनको इंस्पिरेशन मिल जाती है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉर्निंग असेंबली। पहला है टू यूनिफाई स्कूल। पहला है टू यूनिफाई स्कूल। द स्कूल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू असेंबल टुगेदर। इट क्रिएट्स इन देम ए फीलिंग ऑफ वननेस। देखिए, जब सभी बच्चे और सभी टीचर्स एक ही जगह पर रोज़ एक ही टाइम पर इकट्ठे होते हैं, इससे वो एक दूसरे के साथ मेंटली लिंक्ड रहते हैं। इससे उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होती है। तो इससे वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। इसके बाद है टू प्रोवाइड मॉरल ट्रेनिंग। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉरल असेंबली इज़ टू प्रोवाइड मॉरल ट्रेनिंग। तो इसका ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर्स होती है, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, सरमन्स होते हैं। ये क्रिएट करती है इनोबलिंग आइडियाज़ बच्चे में। जो इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती है, जो इथिकल स्पीच डिलीवर की जाती है, तो इससे बच्चों को हेल्प होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रेनिंग। इसके बाद है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड दे गेट ट्रेनिंग टू फेस द ऑडियंस। तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है, बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो आगे आकर स्टेज पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें। इससे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि उनमें ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन भी आ जाती है। इसके बाद है बेटा टू डेवलप करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स। इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स एंड रेस्पेक्ट फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द असेंबली। तो इनमें अच्छा ऑडियंस हैबिट आ जाता है। ये दूसरों को अच्छे से सुनते हैं। मॉर्निंग असेंबली के दौरान जब कई तरह की अनाउंसमेंट की जाती है रिगार्डिंग द स्कूल रूटीन और डेली वर्क ऑफ द स्कूल, या टाइम टेबल में चेंज होती है, या वक्त में कोई चेंज आ जाती है, या लेक्चर एक्सटेंशन होता है, या कोई फंक्शंस होते हैं, कोई इलेक्शंस होते हैं, या कोई टूर्नामेंट होते हैं, ये उनको अच्छे से सुन पाता है, ये उनको अच्छे से सुन पाते हैं। यानी कि इनमें पेशेंस आ जाती है दूसरों को सुनने की। इसके बाद है टू रिकॉग्नाइज सुपीरियर अचीवमेंट, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर टू द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स एंड गिव्स मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू अदर्स। ये क्या करती है, कई स्कूल के या बच्चे की जो अचीवमेंट होती है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे को करिकुलर फील्ड में हो, तो क्या होता है जब इन अचीवमेंट्स के बारे में मॉर्निंग असेंबली में अनाउंस किया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी की कोई सक्सेस को या किसी अच्छी चीज़ को मॉर्निंग असेंबली में बोलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो कुछ ऑनर सा लगता है, कुछ इज्जत, जैसे उनको बहुत सारी इज्जत दी जाती है सबके सामने। इससे क्या होता है, बच्चों में सेटिस्फैक्शन आ जाती है, प्लेजर आ जाता है और उनको बहुत सारी मोटिवेशन आ जाती है, जिससे उनको इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं, यानी कि उनको बहुत ही मोटिवेशन मिल जाती है। इसके बाद है टू सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं, नेशनल डेज जो होते हैं या बर्थडेज होते हैं नेशनल लीडर्स के, हम कुछ शॉर्ट स्पीचेस के थ्रू या
स्पीच के थ्रू उनको वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनसे उनकी स्पीच हैबिट जो है वो डेवलपमेंट होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है और उनको स्टेज फियर भी ख़त्म हो जाता है। तो इनसे क्या होता है, बच्चों में नेशनल हीरोज़ जो हैं या नेशनल लीडर्स जो हैं उनके बारे में भी इनको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है। एक है टू मेक अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट चाहे किसी भी चीज़ के रिलेटेड अनाउंसमेंट अगर हो तो वो भी मॉर्निंग असेंबली में हम बच्चों को दे सकते हैं। टू मेक फेमिलियरिटी विद स्कूल प्रैक्टिसेस। मॉर्निंग असेंबली क्या है, ये एक रास्ता है, ये एक ज़रिया है, ये एक मोड है स्कूल में जो चलता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स और टीचर्स को फेमिलराइज करता है। ये उनके बारे में सब लोगों को जानकारी देता है। अब है इसका दूसरा पार्ट एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम। द नेशनल सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969 टू एस्टैब्लिश अ मीनिंगफुल लिंकेज बिटवीन द कैंपस एंड द कम्युनिटी। इट इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ वॉलंटरी वर्क among the students. It brings our academic institutions closer to the society. NSS aims at building amongst students a sense of participation in nation building through social work. Motto of NSS is not me but you. देखिए ये एनएसएस जो है इसका मकसद स्कूल कैंपस और कम्युनिटी के बीच में, जो स्कूल कैंपस और कम्युनिटी जो है इनके बीच में एक कनेक्शन पैदा हो। इसका मकसद ये है कि बच्चे खुद जाकर लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए वो काम करें, यानी बच्चों में सोशल वैल्यू और सोशल इथिक्स जैसे क्वालिटीज़ आ जाए। इसका मकसद ये भी है कि जो हमारे स्कूल्स वगैरह हैं उनको सोसाइटी के नज़दीक लाया जाए, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाए इन नेशन बिल्डिंग कूम के प्रति इनमें प्यार आ जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग यानी कूम के लिए कोई काम, कोई डेवलपमेंट, यानी कि लोगों की हेल्प करके कैसे हम अपने नेशन की खिदमत कर सकते हैं, ये सेंस इनमें डाला जाता है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू, यानी कि इंसान में सेल्फलेसनेस हो, कम्युनिटी सर्विस आ जाए और इम्पोर्टेंस ऑफ अदर्स, यानी कि बस ये खाली दूसरों के लिए जीना, इनमें सेल्फ यानी कि इंसान की जो सेल्फिशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसएस। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स डेवलप्ड थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। देखिए ये बच्चे जो हैं ये जब बहुत सारी जब इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो ये इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू सर्व द नीडी पीपल, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए खिदमत करना। इससे क्या आ जाता है, बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट आ जाती है, जिससे उनकी पर्सनालिटी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद है पार्टिसिपेशन इन कैंपस। तो जब बच्चे अलग अलग तरह के कैंपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनसे भी इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन होता है इनमें, जैसे कोऑपरेशन होती है इनमें, बहुत सारी जो सोशल वर्चूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। जब ये बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं तो ये और कॉलेजेस के भी बच्चे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं, इनसे ये आपस में इनके आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर लीडर्स। एनएसएस जो है इट प्रोवाइड्स वॉलंटियर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन देमसेल्व्स एज फ्यूचर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंट्री। जब बच्चे किसी भी तरह की कैंपेन को लीड करते हैं तो ओब्वियसली उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती है, यानी कि ये फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं फिर। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन में हम देखेंगे इन कैंपस स्टूडेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड आल्सो डेवलप सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंगस्ट देम। जब बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं तो उनमें कोऑपरेशन डेवलपमेंट होती है, तो ये भी एक एम है इसका, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका। इसके बाद है वेलफेयर ऑफ द पीपल। एनएसएस ऑफर्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग स्पेयर टाइम इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द डाउन बोर्डेड पीपल। जो
یہ والی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے اس میں مین بات پڑھی کہ سوشل ایکٹیویٹیز سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. یہ این ایس ایس جو ہے ان سے کیا ہوتا ہے کہ اٹ آفرز اے ونڈرفل اپرچونیٹی فار یوزنگ دیئر سپیئر ٹائم، یعنی کہ بچوں کا جو پڑھائی کے بغیر ان کا ٹائم ہے یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. کس کے لیے؟ لوگوں کی، جو غریب لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے، جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ڈاؤن بورڈڈ پیپل ہیں، ان کی مدد کرنے میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ہیلدی سینٹیمنٹس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا ایستھیٹک اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز. ایستھیٹک اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھیں گے ڈرامیٹکس. اٹ مینس انیکٹنگ اے ڈراما اینڈ ایونٹ اور اسٹوری آن دا اسٹیج. دا اسٹوڈنٹس پلے the role of various characters because the child by nature has dramatic tendency to an appreciable extent. He is a born actor. So drama is a synthetic art which involves the purposive coordination of speech and muscles of the body combined with a sense of rhythm and music, ideas and emotions, ڈکشن اینڈ موومنٹس. تو دیکھیے بیٹا یہ ڈرامہ جو ہے یہ کیا ہے، بچے بہت سارے کریکٹرز نبھاتے ہیں اسٹیج پہ. جو بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں قدرتی طور پر یہ انیٹ ایبلٹی ہوتی ہے، تو ان ایبلٹیز کو یہ ڈرامہ کے تھرو ایکسپریس کرتے ہیں. ہم کوئی بھی سٹوری ان کو دیتے ہیں تو یہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، یہ اس ڈرامہ میں پھر حصہ لیتے ہیں. اس میں کمبائنڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس ڈرامہ میں. تو جیسے اسپیچ ہوتی ہے، ان کے باڈی موومنٹس ہوتے ہیں، ردم ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے ایموشنز ہوتے ہیں، ڈکشن بولتے ہیں، جیسے ہم کیسے یہ خود کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ میں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پر بہت سارے کریکٹرز نبھاتے ہیں، ویریس کریکٹرز نبھاتے ہیں. وہ بہت ساری بکس پڑھتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے وہ خود کو اس ڈرامہ میں ڈال سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنا رول اچھے سے نبھا سکتے ہیں. Importance or objectives of dramas. It provides catharsis and release of pent-up emotions and suppressed feelings. دیکھیے ڈرامہ میں ڈائلاگ ڈیلیوری جب کی جاتی ہے تو وہ پورے ایموشنز کے ساتھ کی جاتی ہے. ہمارے اندر کے جو پینٹ اپ ایموشنز یعنی کہ دبے ہوئے ایموشنز جو ہوتے ہیں یہ ان کو باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے جب ہم ڈرامہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو بائی پارٹیسپیٹنگ ان دس ڈرامہ چائلڈس انیٹ ٹینڈنسیز گیٹ ایکسپریسڈ. آپ کو ایکسپریس کرنے کی، نقل کرنے سے، وہ ایکسپریس کرنے سے وہ کیا کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور ایک بچے کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. اس کے بعد ہے اٹ پرووائڈز پریکٹیکل اپرچونیٹی آف امپروونگ اسپیچ، پروننسیشن، فلوئنسی اینڈ ایکسپریشن. جب یہ ان ڈراماز میں حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے، موقع مل جاتا ہے اس کی اسپیچ کو، اس کی لینگویج کو امپروو کرنے میں، اس کی پروننسیشن کو امپروو کرنے میں. اس میں فلوئنسی آ جاتی ہے اور یہ خود کو اچھے سے ایکسپریس کرتا ہے. جب وہ ڈرامہ میں حصہ لیتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی اسپیچ، ایکسپریشن، یوز آف ویکابلری، یہ سارا کچھ ایکسپریس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اوور آل اس کی لینگویج امپروو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اٹ پرووائڈز ایمپل ٹریننگ ان کوآپریشن اینڈ ٹیم ورک. اس سے کیا ہو جاتا ہے، جب وہ ڈراماز میں حصہ لیتا ہے اس سے اس کو ایک اچھی خاصی ٹریننگ مل جاتی ہے کس کی، کوآپریشن کی اور ٹیم ورک کی. اس کے بعد ہے اٹ پرووائڈز اے ریچ اینڈ ہیلدی انٹرٹینمنٹ. دیکھیے بیٹا جب ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جب وہ ڈراماز میں حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب اس کے دبے ہوئے ایموشن، جب اس کے سپریسڈ فیلنگس کو وہ اچھے سے ایکسپریس کرتا ہے، اس کی جو لینگویج ہوتی ہے، اس کی پروننسیشن جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اس کو کوآپریشن کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹیم ورک کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، جب یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے اس سے اس کو ایک وہ خود کو ایک اچھا خاصا انٹرٹین کراتا ہے. اس سے اس کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے.
इसके बाद है द अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू ड्रामेटिक्स अबाउट द सोशल इकोनॉमिक पर्सनल प्रॉब्लम्स एट्सट्रा। देखिए, जब हम ये ड्रामेटिक्स यहाँ स्कूल में कंडक्ट कराते हैं, इससे क्या होता है, हम बच्चों में अवेयरनेस ला सकते हैं, हम बच्चों को उजागर कर सकते हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, या जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। ये क्या, इनसे क्या होता है, इनको हम बच्चों को हम इनके बारे में अवेयर कर सकते हैं। इसके बाद है इसका दूसरा पार्ट, एजुकेशनल टूर्स। इसमें हम देखेंगे बेटा, एजुकेशनल टूर्स और विजिट्स टू प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। फील्ड ट्रिप्स और विजिटर्स टू लोकल प्लेसेस, फॉर एग्जांपल विजिटिंग ए फार्म, फैक्ट्री, डैम्स, airports, a mill, an irrigation project, etc. Students get first-hand knowledge and experience. These tours or trips provide the students with opportunities to have direct experience out of school life. देखिए, जो एजुकेशनल टूर्स है, ये हर कोई स्कूल या कॉलेज ज़रूरी कराता है। तो ये वो वाली विजिट्स हैं, ये जो हम करते हैं, कहाँ ये हम हिस्टोरिकल टूर करते हैं, जियोग्राफिकल टूर करते हैं, कल्चरल या इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और एजुकेशनल, ये वाले टूर हम कर सकते हैं। इनकी अलग अलग एजुकेशनल इम्पोर्टेंस होती है। तो हम फील्ड ट्रिप्स भी करते हैं। तो फील्ड ट्रिप्स में हम कहाँ पे जाते हैं, लोकल प्लेस में, जैसे कि हम कोई फार्म विज़िट करते हैं, हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, हम किसी डैम में जाते हैं, कहीं एयरपोर्ट में हम जाते हैं, मिल में जाते हैं, या इरिगेशन प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो ये वाली टूर जो है, ये हर कोई स्कूल तो ज़रूरी ही कराता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होती है। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है जो हम खुद आंखों से देखते हैं, जो हम खुद हाथों से करता है, सुनी सुनाई या कही गई बातों पे नहीं, या सुनी सुनाई बातों पे नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपने हाथों से करते हैं, और इससे क्या होता है, हमें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज गेन होती है, हमें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होती है। इन टूर्स की वजह से या इन ट्रिप्स की वजह से बच्चे जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, उनको मौके मिलते हैं टू हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आउट ऑफ स्कूल लाइफ। देखिए, स्कूल में पढ़ने के बगैर जो भी इनको एक्सपीरियंस होती है स्कूल से बाहर, तो ये ट्रिप्स जो हैं या ये टूर्स जो हैं, ये उन एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए बच्चों को मौके देता है, बच्चों को मौके फराहम कराता है। जैसे ये हो गया कोई एजुकेशनल टूर, या ये हो गया कोई डैम देखना, या ये हो गया कोई क्या बोलते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट देखना। इसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस। इसका पहला एडवांटेज है, इसकी पहली इम्पोर्टेंस है, हेल्प अस टू क्लियरिफाई द सब्जेक्ट मैटर्स। तो क्या होता है कि जो बच्चे अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, तो इन सभी कंसेप्ट्स को वो और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं जब वो इन एजुकेशनल टूर्स पे जाएंगे, जब वो इन ट्रिप्स पे जाएंगे। इन जगहों पर जाकर वो जो सीखता है, इन जगहों पे जाके जो वो देखता है, तो जो उसने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, हमने मिसाल के तौर पे पढ़ा होगा ताजमहल के बारे में, हमने खाली पढ़ा होगा, हमने खाली सुना होगा, लेकिन जब हम जाएंगे, खुद ताजमहल देखेंगे अपनी आंखों से, तो उससे क्या होता है, इन जगहों पर विजिट करने से क्या होता है, बच्चों की जो क्लियरिटी होती है, बच्चों की जो विविडनेस होती है, वो अच्छी हो जाती है, इनकी क्लियरिटी साफ हो जाती है। इससे पहले उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने खाली पढ़ा हुआ होता है ताजमहल के बारे में। जब वो खुद ताजमहल देखेंगे तो उनकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद है, इट डेवलप्स द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। जब बच्चों को इन टूर्स के रिलेटेड कोई ड्यूटी दी जाती है, तो इनमें लीडरशिप डेवलप हो जाती है, तो इनमें क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप आ जाती है। इसके बाद है, एजुकेशनल टूर्स क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो ये जो एजुकेशनल टूर्स हैं, ये बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। बच्चे जब क्लास में होते हैं तो उनको खाली पढ़ना होता है, इससे क्या होता है, वो बोर हो जाते हैं। लेकिन जब बीच में हम कोई एजुकेशनल टूर करते हैं, हम कोई ट्रिप करते हैं, तो इससे बच्चों में इंटरेस्ट आ जाती है, बच्चे रिफ़्रेश हो जाते हैं, बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है।
इसके बाद है इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश कांटेक्ट विद आउटर वर्ल्ड। देखिए बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बच्चे जब क्लास में होते हैं तो वहाँ पे उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनको बाहर का कुछ पता नहीं होता है। तो हम उनको क्लास में पढ़ाएंगे ये ताज महल है, ये डैम है, ये कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन जब हम उनको ले जाएंगे इन जगहों पे, वो देखेंगे, वो समझेंगे अच्छे से, इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे उनका बाहर की दुनिया के साथ एक अच्छा खासा कांटेक्ट आ जाता है। इसके बाद है वाइडन्स द मेंटल हॉराइजन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के सोचने का जो दायरा है, बच्चों की जो मेंटल कैपेसिटी है, ये उसको वाइडन करती है, ये उसको बढ़ाती है ये एजुकेशनल टूर्स। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, हम डैम्स के बारे में कुछ बोलेंगे बच्चों को, उनको उन बेचारों को पता ही नहीं होगी ये डैम होता क्या है, लेकिन जब वो देखेंगे, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाती है, इससे क्या होता है, उनका मेंटल हॉराइजन होता है, उनके सोचने का नज़रिया बढ़ता है। और ये हमने देखा ही है, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाती है जब वो खुद देखते हैं, खुद सीखते हैं, और उनमें ये और ज़्यादा सोशल ट्रेड्स आते हैं, इनमें कोऑपरेशन आ जाती है, लीडरशिप, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ऐसे ट्रेड्स इनमें आ जाते हैं। इसके बाद है बेटा थर्ड, फोक एक्टिविटीज़। Folk activities. Folk activities are also known as folk arts, folk dances, folk songs, folk poetry, and folk music. These activities are a part and parcel of aesthetic and cultural activities. Different folk activities teaches basic concept of rhythm, repetition, sequencing, patterning, and counting. देखिए, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आप कश्मीर में देखते हो, आप शादियों में जाते हो तो वहाँ पर कश्मीरी गाने गाए जाते हैं। जम्मू में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे डोगरी गाने गाए जाते हैं। बाहर की स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो उनके अपने गाने होते हैं, जो उनकी लैंग्वेज में होते हैं, उनके अपने गाने वो गाए जाते हैं। तो हमारा अलग अलग डांस होता है। जैसे हमारा डांस है जिसको हम कश्मीरी में रोब बोलते हैं। सिखों का अगर देखेंगे तो वो उनका भांगड़ा होता है। जैसे आप जब आप अलग अलग फोक एक्टिविटीज़ करते हो तो इससे आप में क्या आ जाती है, रिदम आ जाता है। आप रिदम सीखते हो, आप रेपिटेशन सीखते हो, आप सीक्वेंसिंग सीखते हो, पैटर्निंग सीखते हो, काउंटिंग सीखते हो। यानी जब आप ये वाली एक्टिविटीज़ करते हो, अगर आप कोई कश्मीरी गाना सुनते हो तो आपको पता है इसकी रिदम क्या है, इसको कितनी बार रिपीट करना है, एक बार, दो बार या तीन बार, या इसकी सीक्वेंसेस क्या है, पहले कौन सा, जब जैसे हम बोलेंगे पहले कौन सा मिसरा है, बाद में कौन सा मिसरा है। तो ये वाली चीज़ें हम इन फोक एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम इन फोक एक्टिविटीज़ की वजह से सीखते हैं। इसके बाद है बेटा ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फोक एक्टिविटीज़। पहला है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें हम देखेंगे फोक एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड क्रिएटिवनेस एमंग द स्टूडेंट्स। इन बच्चों में सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आ जाती है, यानी कि ट्रूथफुलनेस, ब्यूटी आ जाती है, गुडनेस आ जाती है, और बच्चों में क्रिएटिवनेस आ जाती है, यानी इनका माइंड जो होता है वो क्रिएटिव हो जाता है। इसके बाद है ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन कल्चर में हम देखेंगे दीज एक्टिविटीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द रिच traditions of Indian culture. They are useful medium of presenting tradition of Indian culture. ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं, इनसे बच्चों को पता चलता है कि हमारा ट्रेडिशन क्या है था, हमारा रहन सहन, हम कौन सी चीज़ें करते थे, ये सारा कुछ इनको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये एक अच्छा खासा मीडियम है, ये एक बहुत ही मददगार रहता है, ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, जिससे क्या होता है कि हम अपने इंडियन कल्चर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। फोक एक्टिविटीज़ लाइक फोक डांस, फोक म्यूजिक एट्सेट्रा आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग आउटलेट टू द इमोशनल एनर्जी। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। इनसे क्या होता है कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपने इमोशंस को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। जो उनके दबे हुए इमोशंस होते हैं वो फिर उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो फिर फोक एक्टिविटीज़ में जब परफॉर्म करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उनके दबे हुए इमोशंस को एक आउटलेट मिल जाता है। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस में।
اس کے بعد ہے بیٹا یونٹی آف دا پیپل. دیز ایکٹیویٹیز پلے اے سگنیفیکینٹ رول ان اسٹرینتھننگ دا یونٹی آف دا پیپل. دیکھیے جب کسی بھی فوک ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں، جب گروپ پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو لوگ کوآرڈینیشن سے کام کرتے ہیں، ہے نا. تو لوگوں میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں نیشنلی انٹیگریٹ ہوتے ہیں یا ایموشنلی انٹیگریٹ ہوتی ہے. تو لوگوں میں کیا ہوتا ہے، ان میں سینس آف یونٹی آ جاتا ہے، لوگوں میں ایکتا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے اس کا 5th پوائنٹ، ڈیولپمنٹ آف سوشل کوالٹیز. سوشل کوالٹیز لائک دا کوالٹیز آف فیلو فیلنگ، سنسیئرٹی، گڈ ٹیمپرامنٹ اینڈ ڈسپلن اور ڈیولپڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے میں یہ والی کوالٹیز آ جاتی ہے، یعنی کہ فیلو فیلنگ آ جاتی ہے، اس میں سنسیئرٹی آ جاتی ہے، گڈ ٹیمپرامنٹ آ جاتا ہے، ڈسپلن آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں میں ٹریننگ آ جاتی ہے، یعنی سوسائٹی میں ہمیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے ہمیں ڈسپلنڈ رہنا ہے، کیسے ہمیں اپنا مزاج اچھے سے رکھنا ہے، کیسے ہم سنسیئر رہ سکتے ہیں. تو یہ والی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہے ان فوک ایکٹیویٹیز کے تھرو، یعنی کہ بچوں میں سوشل کوالٹیز اچھے سے ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا ایستھیٹک امپورٹنس. These activities have special significance for developing the aesthetic aspect of the personalities. دیکھیے ہماری اندر کی کلا ہے، اس کو یہ ایکسپوجر پرووائڈ کرتی ہے. یہ ایکٹیویٹیز ہمیں کہیں نہ کہیں بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہمیں الگ سا ایک سکون یعنی پلیجر دیتی ہے. یہ ایکٹیویٹیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے ہماری جو بیسک انسٹنکٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسپوجر دینے کی، ان کو باہر نکالنے کی. تو جب ہمارے دبے ہوئے ایموشنز، ہمارے پینٹ اپ ایموشنز، ان کو آؤٹ لیٹ ملتا ہے، ان کو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے، اور جب ان کو موقع ملتا ہے باہر نکلنے کا تو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہماری. تو اسی کی وجہ سے اس کی ایستھیٹک امپورٹنس ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کی پرسنالٹی کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو بیٹا یہ ہم نے یہاں پہ یونٹ 2 بھی ختم کیا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے لٹریری ایکٹیویٹیز اور نان لٹریری ایکٹیویٹیز میں ہم نے اچھے سے اس کو ڈسکس کیا ہے. اب ہم انشاءاللہ یونٹ 3 کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.